सूती साड़ी एवं कंबल का होगा वितरण। 15वें वित्त आयोग के तहत प्राप्त राशि से जनोपयोगी योजनाओं को स्वीकृत किया जाएगा। केसीसी और कृषि ऋण माफी योजना हेतु आवेदनों को संग्रह और कार्यवाही। कोविड वैक्सीनेशन की सुविधा उपलब्ध रहेगी तथा ग्रामीणों के स्वास्थ्य की होगी जांच। जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र तथा सामाजिक सुरक्षा योजना से जुड़े लंबित आवेदनों का त्वरित निष्पादन। लंबित दाखिल खारिज वादों तथा भू माफी के लंबित वादों का निष्पादन। नए विवादित मामलों की रसीद भी निर्गत की जा सकेगी। मुख्यमंत्री पशुधन योजना, रोजगार सृजन योजना के आवेदन सृजित किए जाएंगे। आप अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और इस अवसर का लाभ उठाएं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा आज झारखंड के 1 दिवसीय दौरे पर सीआरपीएफ के नवनिर्मित पारिवारिक आवासीय परिसर का करेंगे उद्घाटन। राज्य में पिछले 24 घंटे के अंदर कोविड के 12 नए मरीजों की पहचान, 20 हुए स्वस्थ, सक्रिय केस घटकर हुए 123। राज्य के ग्रामीण विकास सचिव मनीष रंजन ने पशुधन विकास योजना के क्रियान्वयन में तेजी लाने का अधिकारियों को दिया निर्देश। पशुपालकों की आर्थिक स्थिति में होगा सुधार। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में आज मनाया जाएगा झारखंड राज्य दिवस। एडवेंचर टूरिज्म को लेकर होगा विशेष प्रदर्शन। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं मंजूषा भारद्वाज और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का दूरदर्शन अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। मास्क लगाएं और 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें। बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर हैं 0112397846 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा आज झारखंड के 1 दिवसीय दौरे पर रांची आ रहे हैं। रांची दौरे के क्रम में श्री मिश्रा धुरवा के केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के नवनिर्मित पारिवारिक आवासीय परिसर का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद वे रांची से वापस दिल्ली रवाना हो जाएंगे। भारत ने अपने रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार से 50 लाख बैरल कच्चा तेल जारी करने का सहमत हो गया है। अमेरिका, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया सहित अन्य प्रमुख वैश्विक ऊर्जा उपभोक्ताओं के साथ तालमेल से यह कच्चा तेल बाजार में लाया जाएगा। भारत के फैसले के बाद अमेरिका ने भी रणनीतिक तेल भंडार से 5 करोड़ बैरल तेल निकालने का निर्णय लिया है। व्हाइट हाउस ने एक बयान में कहा कि 5 करोड़ बैरल में से 3.2 करोड़ बैरल अमेरिकी स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व से अगले कई महीनों में एक एक्सचेंज के रूप में जारी किया जाएगा। वहीं 1.8 करोड़ बैरल तेल पहले से अधिकृत बिक्री से त्वरित रिलीज के रूप में जारी किया जाएगा। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 9,283 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इससे अधिक 10,949 लोगों ने कोरोना को हराया है। इधर कोरोना के 9,283 मामले दर्ज किए गए। वहीं पिछले 24 घंटों में 10,949 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 98.33% हो गया है। सक्रिय मामलों की कुल संख्या घटकर 1,11,481 रह गई है।
इधर झारखंड में कोरोना के सक्रिय केस घटकर 123 रह गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान सैंपल जांच में राज्य में 12 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई है, जबकि 20 लोगों ने इस महामारी को हराकर जिंदगी की जंग जीती। देश में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से चल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश भर में अब तक 1 अरब 18 करोड़ 44 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए हैं। 44 लाख से अधिक टीकों की खुराकें दी जा चुकी हैं। वहीं बीते 24 घंटों के दौरान 76,58,000 से अधिक कोविड टीके लगाए गए। राज्य के ग्रामीण विकास विभाग के सचिव डॉक्टर मनीष रंजन ने ग्रामीण पशुपालकों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने तथा ग्रामीण स्तर पर युवाओं को स्वनियोजित करने के लिए शुरू की गई पशुधन विकास योजना के क्रियान्वयन में तेजी लाने का निर्देश अधिकारियों को दिया है। गौरतलब है कि कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, मनरेगा, JLSPS, कल्याण विभाग की लाभोन्मुखी योजनाओं का मुख्यमंत्री पशुधन योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध लाभुकों की अंतिम सूची तैयार कर सभी जिलों को भेजी जा चुकी है। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाएगा। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि यह कार्यक्रम नई दिल्ली स्थित संसद के सेंट्रल हॉल में आयोजित होगा। इस अवसर पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का संबोधन होगा। देश के सभी स्कूलों में संविधान की प्रस्तावना का पाठ किया जाएगा। अमृत महोत्सव प्रगतिशील भारत के 75 वर्ष और इसके लोगों के संस्कृति और उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास को मनाने और याद करने के लिए भारत सरकार की एक पहल के रूप में 26 नवंबर को संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान दिवस मनाया जा रहा है। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि इस कार्यक्रम को भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। सेंट्रल हॉल में लोकसभा स्पीकर के नेतृत्व में ये कार्यक्रम, संविधान दिवस का कार्यक्रम हो रहा है। उसमें माननीय राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी भाग लेंगे। कार्यक्रम के बाद देश भर में भारत के संविधान की प्रस्तावना को पढ़ा जाएगा और इसको जन अभियान बनाने और जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 2 पोर्टल विकसित किए गए हैं। इसमें पहला 23 भाषाओं में संविधान की प्रस्तावना का ऑनलाइन भाषण और दूसरा संवैधानिक लोकतंत्र पर ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी, जिसमें कोई भी कहीं से भी भाग ले सकता है और जिसका प्रमाण पत्र ऑनलाइन प्राप्त किया जा सकता है। पोर्टल जो बन रहे सर्टिफिकेट पर, और उसमें भी और प्रियम्बल के लिए एक बॉर्डर बनाया गया है, मींस एक इसके लिए डिजाइनिंग किया गया है। वो डिजाइनिंग में देश का पूरा, सारे राज्य का कुछ न कुछ उसमें अंश है और वो सर्टिफिकेट सब पा सकते हैं एक बार पार्टिसिपेट करके। इसलिए मैं आग्रह करता हूं, संविधान के बारे में कृपया जानें। ये हमारा पार्लियामेंट मंत्रालय के तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम अपील कर रहे हैं कि संवैधानिक लोकतंत्र पर ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी पोर्टल का शुभारंभ 26 नवंबर 2021 को संसद के केंद्रीय कक्ष में राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। प्रश्नोत्तरी का यह डिजिटल प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम है, जिसमें लगभग 1000 प्रश्नों का एक प्रश्न बैंक होगा और हर बार 5 प्रश्न बेतरतीब ढंग से सामने आएंगे, जिन्हें प्रश्नोत्तरी में किसी भी प्रतिभागी द्वारा हल करने का प्रयास किया जा सकेगा। ऋषि कुमार, DD न्यूज, दिल्ली। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इस विराम के बाद। राम टहल। राम राम मास्टर साहब। राम राम भाई। बहू को अस्पताल कब ले जाना है? क्या मास्टर साहब, आप भी, हम लोग मेहनत मजूरी करने वाले लोग का तो बाल बच्चा ऐसे हो जाता है चलते फिरते। नहीं नहीं राम टहल, यह गलती कभी मत करना। अरे बच्चे का जन्म कोई मामूली बात नहीं है, हजारों तरह के खतरे हो सकते हैं, इसलिए बहू को सरकारी अस्पताल या संस्था में ही ले जाना। संस्थागत प्रसव, सुरक्षित प्रसव। झारखंड सरकार आएगी आपके द्वार। नवंबर से 29 दिसंबर तक हर पंचायत में लगेगा शिविर।
समस्याओं का त्वरित होगा निष्पादन। आप अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और इस अवसर का लाभ उठाएं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। हरिया, तेरा छोटका एकदम कमजोर लग रहा है। ठीक से खाना वाना नहीं खिलाते क्या? अरे भाई, जो जुटता है सो तो खिला ही देते हैं। देख हरिया, बुरा मत मानना, तेरा बच्चा कुपोषित है। कुपोषित? हाँ, पर घबराने की बात नहीं है। बस तुम्हें आगे बढ़ के लाभ उठाना है। लाभ? हाँ, सरकार ऐसे बच्चों की पहचान करके उनका कुपोषण उपचार केंद्र में इलाज कराती है। सच? हाँ। कुपोषित रहे ना कोई बच्चा, एमटीसी का काम है अच्छा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की आधारशिला रखेंगे। इस हवाई अड्डे का निर्माण विमानन क्षेत्र में हवाई संपर्क को बढ़ावा देने की प्रधानमंत्री की परिकल्पना के अनुरूप किया जा रहा है। केंद्र की नरेंद्र मोदी और यूपी की योगी आदित्यनाथ की डबल इंजन की सरकार यूपी को विकास के रास्ते पर तेजी से ले जा रही है। खासतौर पर बुनियादी ढांचे की मजबूती पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है। अब उत्तर प्रदेश देश का अकेला ऐसा राज्य बनने वाला है जहां 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हो जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को राज्य के गौतम बुद्ध नगर जिले के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की आधारशिला रखेंगे। गुरुवार को होने वाले उद्घाटन से पहले राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जेवर पहुंचे और वहां तैयारियों का जायजा लिया। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण के साथ इसमें लगभग 34 से लेकर 35 हजार करोड़ रुपए का निवेश अकेले इस एयरपोर्ट पर होगा और 1 लाख से अधिक लोगों को नौकरी और रोजगार यहां पर उपलब्ध होंगे। इसके साथ ढेर सारी अन्य संभावनाएं यहां पर बनेंगी। इस एयरपोर्ट का निर्माण 2024 में यह एयरपोर्ट फंक्शनल हो जाएगा और उत्तर प्रदेश का यह 5वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में ये दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा। इससे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दबाव को कम करने में मदद मिलेगी। ये हवाई अड्डा रणनीतिक रूप से स्थित है और इससे दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, अलीगढ़, आगरा, फरीदाबाद सहित शहरी आबादी और पड़ोसी इलाकों के लोगों को सुविधा होगी। हवाई अड्डे के पहले चरण का विकास 10,050 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से हो रहा है। यह 1300 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर फैला है। पहले चरण का निर्माण हो जाने के बाद हवाई अड्डे की क्षमता वार्षिक रूप से 1 करोड़ 20 लाख यात्रियों की सेवा करने की हो जाएगी। निर्माण कार्य तय समय से चल रहा है और 2024 तक पूरा हो जाएगा। एयरपोर्ट जो है वो रिकॉर्ड समय में माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से 3.5 साल में ही ये शिलान्यास के स्टेज में आ गया है। पूरा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है। शिलान्यास करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को खुद आ रहे हैं। इससे इकॉनमी में तो मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा ही। कम से कम 1 लाख लोगों को जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रोजगार का अवसर मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को लेकर स्थानीय निवासी बेहद खुश हैं और मानते हैं कि एयरपोर्ट बनने से इस पूरे इलाके में विकास कार्यों को गति मिलेगी, इलाके की कनेक्टिविटी बेहतर होगी और युवाओं के लिए रोजगार के मौके बढ़ेंगे। जेवर एयरपोर्ट आ ही रहा है, बड़ी खुशी की बात है। मोदी जी, योगी जी सही काम कर रहे हैं। जो चीज बनेगी वो तो तरक्की होगी। हवाई जहाज के बनने अड्डे के हमारे यहाँ तो तरक्की है। ये एयरपोर्ट जो बना बहुत अच्छी बात है। हमारे यहाँ तरक्की हो जाएगी और बालकन को रोजगार मिल जाएगा। देखो जी, एयरपोर्ट बनने से यहाँ रोजगार बढ़ेगा। एयरपोर्ट से यहाँ पे लोगों को रोजगार भी मिलेगा। बहुत ज्यादा लोगों की जो बेरोजगारी थी वो खत्म होगी। हवाई अड्डे पर ग्राउंड ट्रांसपोर्टेशन सेंटर विकसित किया जाएगा जिसमें मल्टी मॉडल ट्रांजिट केंद्र होगा। मेट्रो और हाई स्पीड रेलवे के स्टेशन होंगे। टैक्सी, बस सेवा और निजी वाहन पार्किंग की सुविधा मौजूद होगी। इस हवाई अड्डे के बनने से नए उद्योगों को असंख्य अवसर मिलेंगे तथा रोजगार के मौके भी पैदा होंगे। जेवर से शैलेंद्र मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
जामताड़ा जिले के सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में जिला प्रशासन द्वारा चरणबद्ध तरीके से निर्धारित स्थलों पर आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के आयोजन से विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों में जागरूकता बढ़ी है और वे आगे आकर सरकार की विकास एवं जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेकर विकास की मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। जिले के करमाटाड़ प्रखंड के सुदूरवर्ती तरकोजोरी, नाला प्रखंड के जामदेही, कुंडहिल प्रखंड के अमलादेही सहित नगर पंचायत क्षेत्र में स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में कल जनता दरबार का आयोजन किया गया। कोयले के अवैध कारोबार को रोकने के लिए धनबाद पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। इसी क्रम में कोयला चोरों द्वारा अवैध कोयला जमा करने की सूचना पर निरसा थाना क्षेत्र अंतर्गत मुगमा जीटी रोड स्थित मुगमा कोक ओवन हार्ड कोक भट्ठा में धनबाद के एसडीएम प्रेम कुमार तिवारी के नेतृत्व में छापेमारी की गई। बाद में श्री तिवारी ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि फिलहाल कागजातों की जांच की जा रही है। कोयला से संबंधित अपना एक चेकअप है। सूचना मिली थी कि यहाँ अवैध ढंग से कोयला रखा गया, उसी की जांच चल रही है। दुमका जिले के किसानों ने केंद्र सरकार द्वारा 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का स्वागत किया है और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया है। नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय कृषि कानून के 3 कानून को वापस ले लिए हैं। इसको लेकर लोग तरह तरह का चर्चा कर रहे हैं। सच तो यह है कि केंद्रीय कृषि कानून को देश की सुरक्षा को देखते हुए वापस लिया गया है। यह कानून किसानों के लिए फायदेमंद साबित होता है। नई दिल्ली में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में आज झारखंड राज्य दिवस मनाया जाएगा। इस दौरान झारखंड में स्थित अनेक प्राकृतिक स्थलों, जैव विविधता और समृद्ध संस्कृति एवं ऐतिहासिक विरासत, धार्मिक स्थलों और सदियों पुरानी आदिवासी कलाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी। राज्य के पर्यटन विभाग ने इस अवसर पर राजधानी रांची को सिटी ऑफ फॉल्स के नाम से प्रचारित करने का योजना बनाई है। झारखंड राज्य दिवस पर राज्य के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर झारखंड पर्यटन पर बनी लघु फिल्म का अवलोकन करेंगे। मेले में कल जम्मू कश्मीर राज्य दिवस मनाया गया। दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहे 40वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आयुष मंत्रालय के पंडाल का उद्घाटन किया। इस मौके पर उनके साथ आयुष राज्य मंत्री डॉक्टर मुंजपरा महेंद्र भाई भी मौजूद रहे। आयुष मंत्री ने आयुष पवेलियन में जाकर विभिन्न आयुष स्टॉल्स का जायजा लिया और आयुष डॉक्टर, योग विशेषज्ञों के साथ मेले में पहुंचे लोगों से भी बातचीत की। उन्होंने योग प्रशिक्षक और विद्यार्थियों की प्रशंसा भी की। आयुष रक्षा किट और आयुष औषधियों की खरीदारी कर जनता को आयुष अपनाने का संदेश भी दिया। दुनिया में आयुष का लोकप्रियता बढ़ रहा है और देश के अंदर आयुष को बढ़ावा देने के लिए परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जैसे हमें मदद की है, उनके आशीर्वाद और उनके सहयोग के वजह से आज आयुष ने अलग अलग कार्यक्रम के जरिए आयुष का जो भी प्रोडक्ट है उसको फोकस करने के लिए और उनकी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए अलग अलग कदम उठाया गया है। हर दिन काफी संख्या में दर्शक मेले का अवलोकन करने पहुंच रहे हैं। मेले में हो रही जमकर खरीदारी और दर्शकों की भीड़ से व्यापारी वर्ग भी काफी उत्साहित है। बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। हम इस मेले में लगभग 8 साल से आ रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा मंच है, ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। शायद ऐसा प्लेटफॉर्म पूरे वर्ल्ड के अंदर नहीं है जहां प्रोडक्ट को इतनी माइलेज मिलती है, जितनी अवेयरनेस क्रिएट होती है, कस्टमर जानता है पूरे प्रोडक्ट्स के लिए और प्रोडक्ट नॉलेज पूरी मिलती है। क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, उसके बारे में हम पूरा एजुकेट करते हैं। मेले में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ का स्टॉल भी देखा जा सकता है। यहाँ इस जिले का मशहूर आंवला और उससे बने विभिन्न उत्पाद भी मेले में आने वाले दर्शकों को काफी पसंद आ रहे हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट से सर आंवला पूरे विश्व में मशहूर है
और आंवले में सर हमारे यहाँ आपको आंवले का अचार मिल जाएगा, आंवले का मुरब्बा मिल जाएगा, आंवले का जूस मिल जाएगा शुगर फ्री, और आंवले के चटपटे कैंडी है, मसाला कैंडी है, मीठी कैंडी है। आंवले में बहुत डिफरेंट टाइप के अचार वगैरह भी हैं। और हमारे यहाँ का स्पेशलिटी यही है सर कि अभी आंवले का महत्व तो लोग नहीं समझते थे, क्योंकि आंवले में कसैलापन ज़्यादा होता है, तो उसको हमने इस टाइप से बनाया कि लोग आंवले का इस्तेमाल किसी भी रूप में करें, वो करें। मेले में इस बार कई ऐसे प्रदर्शक भी हैं जो दर्शकों को लुभाने के लिए अपने उत्पादों पर कई तरह की छूट भी प्रदान कर रहे हैं। बहुत अच्छी छूट हम लोग दे रहे हैं। एक तो 1+1 भी कुछ प्रोडक्ट्स पे दे रहे हैं, कुछ प्रोडक्ट्स पे 2+1 का भी हम दे रहे हैं, और कस्टमर्स बार्गेन बहुत कर रहे हैं इस बार। आई थिंक पोस्ट कोरोना इफेक्ट है, तो हम लोग MRP के ऊपर भी छूट दे रहे हैं उनको 15-20% प्लस 1+1, और ये 2 पे 2+1 का ऑफर भी हम लोग दे रहे हैं। मेले में जम्मू कश्मीर ने अपना राज्य दिवस समारोह मनाया। इस मौके पर कलाकारों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए। गिरीश निशाना की रिपोर्ट, DD न्यूज़, दिल्ली। गोवा में चल रहे 52वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के चौथे दिन कल कई फिल्मों का प्रदर्शन किया गया। इफी में चौथे दिन बुद्धदेव दासगुप्ता द्वारा निर्देशित कालपुरुष और बधाई हो के जरिए सुरेखा सीकरी को श्रद्धांजलि दी जा रही है। वहीं सत्यजीत रे की जल सागर भी स्क्रीन की गई। प्रसिद्ध निर्देशक अशोक विश्वनाथन की गैर फीचर फिल्म श्रेणी में फिल्म की स्क्रीनिंग हुई, जो आकर्षण का केंद्र रही। वहीं आज मास्टर क्लासेस में प्रतिष्ठित निर्देशक शुजीत सरकार ने अपनी फिल्म ऊधम सिंह के बारे में बात की। सरदार ऊधम ऐसे रिवोल्यूशनरी थे, ये हमको मालूम नहीं था। और जलियांवाला हत्याकांड एक जो इस तरह से फिल्माया, मतलब इस तरह से भयानक था, ये हमको पढ़े तो थे लेकिन कोई आइडिया नहीं था। तो ये दो चीज़ें जो हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट जो मेरे को फीडबैक मिली। तो मतलब एज ए डायरेक्टर मैं खुशी होऊंगा कि इतने लोगों ने देखा और इस तरह का रिएक्शन आया। सब लोग मतलब एक कुछ लोगों का तो रिएक्शन ऐसे ही, कुछ शब्द नहीं थे उनके पास। 52वां इफ्फी अपने पूरे शबाब पर है। फिल्मों की स्क्रीनिंग जारी है और सभी शोज हाउसफुल जा रहे हैं। बड़ी संख्या में दर्शक यहां पहुंच रहे हैं। वहीं ऑनलाइन सेशंस में भी दर्शकों की संख्या को लेकर इफ्फी ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। पणजी से DD न्यूज़ के लिए ज्योतिका ग्रोवर की रिपोर्ट। मतदाता सूची में संक्षिप्त पुनरीक्षण के लिए आज राज्य के विभिन्न मतदान केंद्रों पर दिव्यांगजनों के लिए विशेष रूप से शिविर लगाई गई है। इस महीने के 27 और 28 नवंबर को भी विशेष शिविर का आयोजन किया जाएगा। जूनियर पुरुष विश्व कप हॉकी प्रतियोगिता आज से भुवनेश्वर में शुरू हो गई है। वर्तमान विजेता भारत आज अपने अभियान की शुरुआत रात ग्रुप बी में फ्रांस के साथ करेगा। प्रतियोगिता का समापन 5 दिसंबर को होगा। तैयार है। 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक खेले जाने वाले इस टूर्नामेंट में दुनिया भर की 16 टीमें हिस्सा ले रही हैं। कोरोना महामारी के खतरे को ध्यान में रखते हुए आयोजकों ने दर्शकों को मैदान में आने की अनुमति नहीं दी है। भारत इस टूर्नामेंट में मौजूदा चैंपियन के तौर पर उतर रहा है। साल 2016 में हुए पिछले वर्ल्ड कप की मेजबानी भारत ने लखनऊ में की थी, जहां वो दूसरी बार चैंपियन बनी थी। युवा स्टार विवेक प्रसाद की कप्तानी में 18 सदस्यीय टीम इंडिया खिताब का बचाव करने के इरादे से भुवनेश्वर में उतरेगी। भारत का सामना आज रात फ्रांस के साथ होगा। भारत को पूल बी में फ्रांस, कनाडा और पोलैंड के साथ रखा गया है। फ्रांस के बाद भारत 25 नवंबर को कनाडा से और 27 नवंबर को पोलैंड से खेलेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना गरीबों और बेसहारों के लिए मददगार साबित हो रही है। गिरिडीह नगर निगम के धारियाडीह के लोग आवास पाकर बेहद खुश हैं। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री आवास योजना गरीबों का सपना पूरा कर रहा है।
इस योजना के तहत जिन लाभुकों का पक्का मकान बन रहा है, उनकी आंखों में खुशी की चमक देखी जा सकती है। मजदूरी करने वाले भैरव दास दूसरे का घर तो बनाते थे, लेकिन पैसे के अभाव में अपना मकान नहीं बना पा रहे थे, पर अब सरकार की योजना से उनका सपना पूरा हो रहा है। पहले खपड़ा का मकान था, बहुत दिक्कत होता था बारिश में, सोने उने में। अब सरकार प्रधानमंत्री आवास जो दिया है तो उससे हम लोग को बहुत लाभ मिल रहा है और मैं सरकार को धन्यवाद कहना चाहता हूँ। भैरव दास की तरह ही नज़मा खातून भी आर्थिक तंगी के कारण अपना घर नहीं बना पा रही थी। नज़मा खातून कहती हैं कि खपड़ा के मकान में सब रहते थे, बरसात के दिनों में खाना बनाना आफत था। आज सरकार ने आवास दिया और वो अपना मकान देखकर बेहद खुश हैं। मेरा घर पहले खपड़ा का था तो हम लोग के पास उतना नहीं था जो हम लोग घर बना सके, तो अब हम लोग के पास अगर मिला है तो हम लोग घर बनाए हैं, तो सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं। जो हम लोग जैसे भी है अब हम लोग अच्छा से छत वाला घर में है। वैसी ही कहानी सावित्री देवी की थी। उसका पति मजदूर है और मिट्टी का टूटा हुआ मकान था। उनके लिए पक्का मकान सपना था, लेकिन अब सरकार से पक्का मकान पाकर वो बेहद खुश हैं। मेरा घर था खपड़पोश, बहुत परेशानी होता था और हम रात भर सोते न, इसलिए सरकार दिया है तो हम बना पाए और रहते हैं हमें अच्छा से, और इसलिए सरकार को धन्यवाद देते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना जरूरतमंदों के लिए एक बड़ा सहारा बना है, जिससे गरीबों की जिंदगी में भी सपने पूरे हो रहे हैं। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 नवंबर को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। आम लोग 26 नवंबर तक इस कार्यक्रम से जुड़े सुझाव रिकॉर्ड करा सकते हैं। मन की बात। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात रविवार 28 नवंबर सुबह 11 बजे। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से किया जाएगा। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक केंद्रों से किया जाएगा। तो याद रखें, रविवार 28 नवंबर सुबह 11 बजे मन की बात। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज है डीडी न्यूज झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड डीडी न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा आज झारखंड के एक दिवसीय दौरे पर सीआरपीएफ के नवनिर्मित पारिवारिक आवासीय परिसर का करेंगे उद्घाटन। राज्य में पिछले 24 घंटे के अंदर कोविड के 12 नए मरीजों की पहचान, 20 हुए स्वस्थ, सक्रिय केस घटकर हुए 123। राज्य के ग्रामीण विकास सचिव मनीष रंजन ने पशुधन विकास योजना के क्रियान्वयन में तेजी लाने का अधिकारियों को दिया निर्देश। पशुपालकों की आर्थिक स्थिति में होगा सुधार। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में आज मनाया जाएगा झारखंड राज्य दिवस। एडवेंचर टूरिज्म को लेकर होगा विशेष प्रदर्शन। मन की बात। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात रविवार 28 नवंबर सुबह 11 बजे।
माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से किया जाएगा। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक केंद्रों से किया जाएगा। तो याद रखें, रविवार 28 नवंबर सुबह 11 बजे मन की बात।